सुख भी लेना है तो बाबा कहते याद ले लो, बाबा की याद में रह करके भोग इंद्रियों की, वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। इसमें सुनते हैं कि कई लोग इसमें अभी तक 8 लड़कियों की मौत हो चुकी है, जो मतलब फांसी लगा के आत्महत्या कर चुकी है। बंद गली में बाबा के आखिरी आश्रम का सच क्या है? उसका एक लेडीज है, उसका प्रिंसिपल क्यों रिटायर हो गई है। हाँ, यहाँ रहती हूँ आश्रम। तो ये क्या जमीन उसी की थी? उसी की जमीन बताते हैं। बलात्कारी बाबा के रहस्य लोक में अय्याशी का ऑफिस क्यों? बाबा तो आपको सच्चा देता है कि अपनी अपनी माँ को छोड़ दो, अपने बाप को छोड़ दो, अपनी बेटी को मेरे पास में ले आओ, दान कर दो, ताकि मैं उनका यहाँ पर जो है शोषण कर सकूं। बाबा वीरेंद्र के छल पल कल वाली यूनिवर्सिटी का सच क्या है? यूजीसी से परमिशन है आपके? हम पहले बच्चों से मिलेंगे, अपने आंखों से देखेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। यूजीसी से परमिशन है आपके पास विश्वविद्यालय चलाने की? पापी बाबा के आश्रम में लड़कियों की नाइट शिफ्ट क्यों? यहाँ पे पूरी रात लड़कियों में गाड़ियाँ आती रहती है, जाती रहती हैं। लड़कियों को कहाँ लेकर जाते हैं ये लोग रात में? लड़कियों वाले आश्रम में लड़कों के ग्रुप की एंट्री क्यों? पब्लिक भी देख सकती है कि इसके अंदर में जेंट्स है, उसमें कहा जाता है कि इसमें जेंट्स नहीं है, ये विश्वविद्यालय है, ये लड़कियों का है, पर इसमें जेंट्स का क्या काम है? 12-13 साल की लड़कियों को सूरज देखने से मनाही क्यों? वहाँ पे हर कदम पे एक मेटल का गेट है, उसके ऊपर बड़े बड़े लॉक हैं, और ये मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या अध्यात्म चल रहा है जो कि महिलाओं को इतना बड़े पिंजरे में बंद कर रहे हैं। एक सूरज की किरण नहीं आ सकती, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए बाबा, माया और रहस्य लोक। दिल्ली के बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाखंडी बाबा वीरेंद्र देव लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन हड़प लेता था। पापी बाबा महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका मकान अपने कब्जे में ले लेता था। अब सवाल इन सब के बीच ये उठता है कि इतने सब के बावजूद इस पर पुलिस का शिकंजा अब तक क्यों नहीं कसा था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कन्याएं हैं, शादी करनी पड़ेगी, कन्याओं का कन्हैया आया हुआ है। बलात्कारी बाबा के सेक्स आश्रम का सच क्या है? कुछ लोगों ने जरूर कहा कि यहाँ पर एक लेडीज का घर था, ये वहाँ वो बुढ़ी वहाँ रहती थी, और शायद उसी का ही था, और उसने जो है आश्रम को दान दे दिया है। अब आश्रम को दान ले लिया गया है, ये विषय से सोचने वाला है। दिल्ली का बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव क्या ये महिलाओं को फंसाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है? क्या ये किराए के मकान का भी किराया नहीं देता है? क्या ये आश्रम बनाने के लिए सभी नियम कानून को ताक पर रख देता है? और क्या ये सब बाबा, पुलिस और नेताओं की सांठगांठ से होता है? हम ही भगवान है, शिवो हम। आंख से देखने मात्र से मनुष्य आत्माएं चेंज हो जाएंगी। बाबा, माया और रहस्य लोक का सच आपको बताएं, उससे पहले इससे जुड़ी ये खबर जान लीजिए। 19 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट से जांच का आदेश। 29 दिसंबर बाबा के आश्रम को नोटिस। बलात्कार के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के विजय विहार स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपना शिकंजा कसा है। जी हां, आश्रम प्रशासन को अवैध निर्माण संबंधित
नोटिस दिया है उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने और 3 दिन का समय दिया है, 3 वर्किंग डेज का जवाब देने के लिए, जिसमें आश्रम की रहने वाली महिला, जो आश्रम की रहने वाली महिला है अनीता, उसने जो है ये पूरा नोटिस रिसीव भी किया है और 3 वर्किंग डेज का समय दिया गया है। और इस नोटिस में भूतल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, ये तमाम फ्लोर्स का जो है जिक्र है कि ये अवैध निर्माण है और 3 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया है। 3 दिन में अगर आश्रम जवाब नहीं देता और अगर जवाब देता है और उसके जवाब से उत्तरी दिल्ली नगर निगम अगर संतुष्ट नहीं होता तो हम आपको बता दें कि 2 तरह के प्रावधान है कार्रवाई के। पहला कि इस पूरे आश्रम की सीलिंग की जा सकती है और साथ ही साथ ये पूरा अवैध निर्माण जो है आश्रम के रूप में जो हो रखा है उसको तोड़ सकती है उत्तरी दिल्ली नगर निगम। नोटिस का जवाब देना और बाबा वीरेंद्र के आश्रम पर एमसीडी का हथौड़ा चलना दोनों दूर की बात है। पहले जरा ये समझिए कि 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया, फिर बाबा की संपत्ति पर भी एक्शन की बात कही, लेकिन एमसीडी को नोटिस भेजने में 10 दिन क्यों लग गए? क्या फरार बाबा वीरेंद्र देव अभी भी अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है? बाबा वीरेंद्र के रहस्य लोक यानी दिल्ली वाले इस आश्रम के कई खुलासे अब तक सामने आ चुके हैं। आज हम आपको उसके रोहिणी वाले आश्रम का सच बताते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का एक एक चरित्र सबके सामने है, लेकिन एक पुष्पा नाम की महिला है जिसका अभी तक जिक्र भी नहीं हुआ। हम आपको बताते हैं कि आखिर में ये पुष्पा कौन थी। पुष्पा वो महिला थी जिसने आश्रम के लिए अपनी जमीन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मुखिया वीरेंद्र देव दीक्षित को दी। जी हाँ, उसी की जमीन पर दिल्ली के विजय विहार इलाके का ये आश्रम बना है। लेडीज है, उसका प्रिंसिपल क्यों रिटायर हो गई है। यहाँ रहती हूँ आश्रम में। तो ये क्या जमीन उसी की थी? उसी की जमीन बताते हैं। हाँ। ये नहीं पता 2 हिस्सों में है कि एक हिस्से में उसकी जमीन है। पर जमीन उसी की है। 1200 गज का आलीशान आश्रम। आश्रम के अंदर ही राशन, पानी, गैराज और सुरंग, तमाम इंतजाम। आखिर राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी जमीन की मालकिन ने अपनी प्रॉपर्टी बाबा वीरेंद्र को क्यों सौंप दी? पुष्पा रिटायर्ड प्रिंसिपल है, सरकारी स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर्ड है और पड़ोसियों के मुताबिक उनके पति दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारी थे और वो वहां से रिटायर हुए। लेकिन पुष्पा के घर में कौन कौन था और क्या हुआ उसकी पुष्पा के बच्चों का? बाबा वीरेंद्र ने धर्म कर्म के नाम पर जमीन की मालकिन को फंसाया, फिर उसकी जमीन आश्रम के नाम कर दी। धीरे धीरे वो बाबा को ही सब कुछ मान चुकी थी, यहाँ तक कि अपने और अपने स्वर्गीय पति की पेंशन भी वो वीरेंद्र देव को ही सौंप देती थी। पिताजी जल बोर्ड में थे पर हमने नहीं देखे कभी भी। कभी पहले उनकी एक्सपायर हो गई। दोनों पेंशन जो है वो हाँ उनकी मम्मी लेती है। शुरुआती दिनों में जमीन की मालकिन आश्रम के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। उसकी दोनों बेटियां भी बाबा वीरेंद्र के आश्रम में रहने लगी, लेकिन बेटा साथ रहने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी माँ से जमीन मकान में हिस्सा मांगता था। देखी नहीं थी उसको, वो उनको गाली देता था आश्रम वालों को। ये तो गंदी गंदी गाली वो देता है। ये भी सुन के अपने अनसुना कर देते, कोई मतलब ही नहीं। पुलिस को बुला लेते थे। ये बुला लेते थे, उसकी पिटाई भी हुई है 1-2 बार। क्या हुआ उस पुष्पा के बच्चों का, इसके बारे में मैं आपको बता दें। पुष्पा की 2 बेटियां थी और एक बेटा जिसका नाम पप्पू, जो कि आश्रम में यहीं पर ही आश्रम के बाहर रहता था और अपनी माँ से लगातार कहता था कि मुझे भी आश्रम में रहने के लिए जगह दिलाओ, एक कमरा दिलाओ ताकि मुझे भी रहने का ठिकाना हो, क्योंकि मेरा भी एक परिवार है। उसकी एक बेटी थी। पड़ोसियों का कहना है कि वो यहीं पर ही आश्रम के उस कोने पर वहां पर वो सो जाया करता था। हम लोगों ने उसे गद्दे और रजाई दी सर्दियों में भी, और हम लोग खाना भी देते थे। जमीन की मालकिन का बेटा दर दर भटकने लगा। वो नशे का आदी हो गया, उसकी दिमागी हालत तक खराब हो गई। लोग 1-2 रोटी देते तो वो खा पी लेता, नहीं तो आश्रम के आगे ही भूखे पेट सो जाता था। पड़ोसियों का कहना है कि आश्रम वाले पप्पू को उसकी माँ से मिलने नहीं देते थे और पहले पुष्पा जो है इसी आश्रम के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, लेकिन बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया ऊपर की तरफ। और एक और इसमें हम आपको बात बता दें कि पुष्पा कई बार इधर खिड़की से अपने बेटे के लिए पैसे फेंक देती थी जब वो आवाज लगाता था, चिल्लाता था, क्योंकि पुष्पा की उम्र जो है इस वक्त तकरीबन 92 से 95 साल है, तो लिहाजा उम्र का तगाजा इतना है कि वो सुन नहीं पाती, अच्छे से देख नहीं पाती। लेकिन वो जब भी उसे पता चलता था कि उसका बेटा आया है तो वो यहीं से गली में पैसे फेंक देती थी अपने बेटे के लिए। पहले यही रहता था, वो इधर उधर घूमता रहता था।
कभी यहाँ सो जाता था, कभी इधर सो जाता था, हाँ इधर रहता। तो अच्छा, खाने के लिए भी उसके लिए ये 2 रोटी भी दे सकते थे, इतना भंडारा करते हैं। हाँ। तो उसके लिए 2 रोटी भी दे दें, चाय दे दें। लेकिन करीब 1 साल बीत गए, आश्रम की जमीन की मालकिन के बेटे को किसी ने नहीं देखा। ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। अब जानिए कि जमीन की मालकिन की बेटियों का क्या हुआ। रिटायर्ड टीचर यानी जमीन की मालकिन की एक बेटी को बाबा वीरेंद्र पत्नी की तरह रखने लगा। यहाँ तक कि उस महिला को बाबा वीरेंद्र ने अपना नाम दे दिया। आश्रम में वो कई बार प्रेग्नेंट हुई और बार बार बाबा ने उसका अबॉर्शन कराया। वो गर्भपात जो है ना, इसका कमला दीक्षित के 4-5 बच्चों का करवाया है। हाँ। और बाकी कमला दीक्षित ने बच्चे चाहिए थे, इसलिए उसने शादी करवा ली। अच्छा, कि तेरे तो आए दिन नहीं है, तो वो अपने पति के साथ कोई दूसरी औरत शेयर नहीं करेगा। जो आता है वही। कमला दीक्षित वीरेंद्र देव दीक्षित की पत्नी थी। हाँ, पत्नी थी। अच्छा। शादीशुदा तो कुछ थी नहीं, ऐसे ही रख ली थी। पाखंडी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वीरेंद्र का मन एक लड़की तक सीमित नहीं था। वो रोजाना 7 से 8 लड़कियों का शिकार करता था, जिसके चलते खुद को उसकी पत्नी बताने वाली वो महिला जो मकान मालकिन की बेटी थी, एक दिन उससे नाता तोड़कर चली गई। कमला दीक्षित थी, वो भी चली गई कि हर दिन नई लड़कियां आती हैं और आती हैं। बस कमरे ऐसे ही 15-20 ही लड़कियां थी उस समय, ज्यादा नहीं थी। लेकिन ऐसा किसी लड़की ने नहीं कहा कि हम यहाँ से छुड़ाओ करो, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने हमारा। ऐसा नहीं है कि बलात्कारी बाबा ने सिर्फ दिल्ली में ही जमीन पर कब्जा किया, अवैध तरीके से इमारत खड़ी, बल्कि यूपी के बांदा में भी पुलिस ने इसके आश्रम की जांच की तो कई खामियां सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने आश्रम को नोटिस भेजा। इंदौर में इसकी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी गैर कानूनी निकली। बाबा वीरेंद्र के आश्रमों की पड़ताल जारी है। शहर शहर से इसके आश्रम पर नए खुलासे हो रहे हैं। कुमार सोनू, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हर रोज होते एक नए खुलासे के बीच कहा यह भी जाता है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित अक्सर वैसी जगह पर आश्रम खोला करता था जहां के लोगों को आसानी से बहला फुसलाकर वहां पर ले जाया जा सके, यानी जहां के लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हों। देखिए इसके पीछे का पूरा सच क्या है, एक और रिपोर्ट के जरिए। क्या बंद गली के आखिरी छोर पर होता था बाबा वीरेंद्र का आश्रम? क्या अवैध कॉलोनियों में बाबा अध्यात्म की यूनिवर्सिटी खोलता था? आखिर ऐसा क्यों? कुछ जमीनें ऐसा है ना, जिस मान लीजिए उसने 200 गज जमीन ले ली, 200 गज की जगह उसने 200 गो में कब्जा कर लिया। हाँ। 200 गज जमीन उसने रजिस्ट्री ले लिया, 200 गो में कब्जा कर लिया। हाँ। ये स्वाभाविक है, अधिकतर लोग करते हैं इस चीज को। तो ये चीजें कई भक्तों ने बताया कि हाँ ऐसा होता है, और आश्रम के नाम पे वो टूटता है। आश्रम के नाम में दिन लूटता है वो। अब जानिए कि ऐसी जगह आश्रम क्यों होता था। दरअसल बाबा योग और अध्यात्म के नाम पर पहले लड़कियों के माँ बाप को फंसाता था, और जब उन पर धर्म कर्म का जादू चल जाता तो उन्हें लड़कियों को आश्रम को सौंपने को कहता था। ये सब कुछ स्वर्ग प्राप्ति के नाम पर होता था। वो कहते हैं कि बाबा तो आपको ये शिक्षा देता है कि अपनी अपने माँ को छोड़ दो, अपने बाप को छोड़ दो, अपनी बेटी को मेरे पास में ले आओ, दान कर दो, ताकि मैं उनका यहाँ पर जो है शोषण कर सकूं। बताया जाता है कि अय्याशी का अड्डा चलाने के लिए बाबा ने नेता, पुलिस और पैसे वालों को सेट किया। जब बाबा की इन तीनों से दोस्ती हो गई तो बाबा बेफिक्र हो गया। उसे लगने लगा कि अब जमाना भी दुश्मन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बंद गली के आखिरी छोर पर आश्रम खोलने का एक और मकसद था, मोहल्ले में सेक्स आश्रम। लेकिन लोग इसके बारे में आश्रम या बाबा से सवाल नहीं पूछते थे। शायद रसूख के चलते कोई ये हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोग बताते हैं कि जेल जैसे इन आश्रमों में लड़कियों को सूरज तक नसीब नहीं हो पाता था। गेट से लेकर छत तक लोहे के किला जैसा दिखता है बाबा का आश्रम। कहते हैं कि यहाँ से गांजा और अफीम का भी धुआं उठता है, लेकिन पुलिस आश्रम के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। ये तो एक कलयुग में राक्षस, जिसे कहते हैं कलयुगी राक्षस की एक गुफा,
आश्रम है, अरे 16 दरवाजे लगे हुए हैं, 15-16 ताले लगे हुए हैं, अंदर 12x12 के अंदर बंद पड़े हुए हैं, वहां है क्या आश्रम के लिए? लेकिन पुलिस और एजेंसियां बाबा को रोकना तो दूर, टोकती तक नहीं थी। सवाल उठता है कि क्या बाबा और रसूख दोनों के कॉकटेल में मजबूत केस भी कमजोर हो जाता है। जरा ऐसे ही केस वाली डायरी पलटें तो दिखेगा कि कैसे बलात्कारी आसाराम जेल में है, लेकिन चेहरे पर मलाल नहीं। कभी कोर्ट जाता है तो गीत गुनगुनाने लगता है। राम रहीम के चलते पंचकुला में इतनी बड़ी हिंसा हुई, लेकिन एसआईटी ने बाबा पर मजबूत केस तक नहीं ठोका। जेल में वो मस्त, दूसरी तरफ उसकी चहेती हनीप्रीत भी मस्त। और अब बारी बाबा वीरेंद्र की, लेकिन नोटिस मिलने में 10 दिन देरी। शहर शहर तलाश के बाद बाबा फरार है। आगे कहीं क्या? फिर से इस सेटिंग वाले गोले को देख लीजिए। कुमार सोनू, दिल्ली, इंडिया न्यूज।